आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ दिशा सागर। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिका के मजबूत हामी जॉर्डन ने दिखाए ट्रंप को तेवर, गजा में इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती के प्लान को किया खारिज। योगी सरकार ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर रखा कबीर धाम। मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम करने पर भड़के मुस्लिम लीडर। मुरादाबाद के मदरसे में वर्जिनिटी रिपोर्ट मामला बढ़ा, अब विदेशी फंडिंग की जांच शुरू। लखनऊ में मदरसा एजुकेशन में बड़ा बदलाव, कामिल और फाजिल डिग्री वाले अब टीचर नहीं बन सकेंगे। असम में एक से ज्यादा शादी करने पर 7 साल की सजा, मुस्लिम बिरादरी पर भी लागू होगा फैसला, सीएम ने कर दिया ऐलान। बीजेपी लीडर के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़की मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सुनाई खरी खोटी। पीएम मोदी ने छठ पूजा के इख्तिताम पर दी मुबारकबाद, अकीदतमंदों के लिए पीएम ने की दुआ। दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत, नकली यमुना को लेकर आपका बीजेपी पर निशाना। आरजेडी ने बगावती तेवर पर लिया एक्शन, इलेक्शन से पहले 27 लीडरान को पार्टी से निकाला। आज से शुरू हो रहा है एसआईआर का दूसरा फेज, अपोजिशन लीडरों के जुबानी हमले शुरू। सतीश शाह की किडनी ने नहीं ली थी जान, सराभाई एक्टर राजेश ने बताई मौत की असली वजह। भारत ने रूस से कटौती के बाद अमेरिका से बढ़ाई तेल की खरीद, 2022 के बाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंची खरीद। गजा में इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती के प्लान पर ट्रंप को उसके करीबी अरब दोस्त ने तगड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अमेरिका इजराइल के मजबूत सपोर्टर अरब देश जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने हाल ही में अपने सुर बदलते हुए ट्रंप के गजा सीजफायर प्लान के खिलाफ बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद अरब दुनिया में जबरदस्त तहलका मच गया है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला दोयम ने गजा में इंटरनेशनल फोर्स में शामिल होने वाले मुमालिक के प्लान को खारिज कर दिया है और जोर देकर कहा कि गजा की हिफाजत पूरी तरह से फिलिस्तीनी हाथों में रहनी चाहिए। जॉर्डन की तरफ से ट्रंप के गजा इंटरनेशनल फोर्स को सीधे तौर नकारने के कई मतलब हो सकते हैं। या तो जॉर्डन सीधे तौर पर हमास से भिड़ना नहीं चाहता, या फिर अरब देश अंदर खाने कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग के रुकने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि गजा की देखरेख कौन संभालेगा। अमेरिका के जरिए पेश की गई सीजफायर डील पर हमास ने रजामंदी जाहिर करते हुए ये ऐलान कर दिया था कि वो गजा की देखरेख की जिम्मेदारी नहीं लेगा, मगर हुकूमत फिलिस्तीनियों में से ही किसी को दी जाएगी जो रोजमर्रा के जरूरी कामों को देखेगा। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि वो गजा में अरब देश और दूसरे इंटरनेशनल पार्टनर्स की मदद से एक इंटरनेशनल फोर्स की तैनाती करेंगे। हमास ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि वो अरब देशों के जरिए मदद और गजा की तामीर के काम के लिए तैयार है, मगर सिक्योरिटी और हिफाजत के तौर पर वो अपने हथियार सरेंडर नहीं करेगा। ट्रंप के साथ मीटिंग में कई अरब देशों ने अपनी फौज गजा के तैनाती की बात पर रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गजा में सीजफायर के बाद भी इजरायली हमलों और हमास की हुकूमत देखकर अरब देशों के शायद पसीने छूट गए हैं। इसी कड़ी में इजराइल अमेरिका के मजबूत हामी जॉर्डन ने एक चौंकाने वाले बयान में ट्रंप के गजा प्लान से अपने पीछे हटने की तस्दीक की है। प्रेस टीवी के मुताबिक उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोयम ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश किए गए उस प्लान को सिरे से रद्द कर दिया है, जिसके तहत गजा में अमन कायम करने के लिए इंटरनेशनल फोर्स भेजे जाने की बात की गई थी। किंग अब्दुल्ला ने वाज़ेह तौर पर कहा कि गजा की सिक्योरिटी पूरी तरह फिलिस्तीनियों के हाथों में रहनी चाहिए। उन्होंने बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा के अंदर बाहरी सिक्योरिटी फोर्स का क्या काम, अगर ये पीस कीपिंग के नाम पर है तो कोई भी इसमें शामिल नहीं होना चाहेगा। अमन कायम करने का मतलब है कि आप वहां बैठकर मकामी फिलिस्तीनी पुलिस की मदद कर रहे हैं। जॉर्डन और इजिप्ट बड़ी तादाद में ऐसे पुलिस कर्मियों को ट्रेन करने को तैयार हैं, मगर इसमें वक्त लगता है। अगर हम हथियार लेकर गजा की गलियों में गश्त करते फिरें तो कोई भी मुल्क ऐसे हालात में हिस्सा नहीं लेना चाहेगा। किंग अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि उनका मुल्क गजा में अमन बरकरार रखने के लिए विदेशी फौज के इस्तेमाल पर सख्त खिलाफ है। उनके बयान से ये बात साफ है कि हमास और इजराइल के दरमियान जारी झड़प में अमेरिका और उसके सहयोगी मुल्क किस कदर परेशान हैं कि कहीं उन्हें जंग में शामिल न होना पड़े। ट्रंप की 20 पॉइंट्स पर मबनी अमन तजवीज के तहत अरब देश और इंटरनेशनल पार्टनर से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो गजा में फोर्सेस भेजकर फिलिस्तीनी पुलिस बलों को ट्रेन करें और उनकी मदद करें, लेकिन किंग अब्दुल्ला ने साफ कहा कि जॉर्डन गजा में अपनी फौज नहीं भेजेगा, क्योंकि उनका मुल्क सियासी तौर पर इस मामले के बहुत करीब है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें हमास पर एतबार है कि वो सियासी किरदार से पीछे हटेगा, तो किंग अब्दुल्ला ने कहा, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन जो लोग कतर और इजिप्ट में उनके करीब काम कर रहे हैं वो इस बात पर पुरउम्मीद हैं कि वो अपने वादे पर कायम रहेंगे। अगर हमने इस मसले का हल नहीं निकाला, अगर हमने इजरायलियों और फिलिस्तीनियों के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं बनाया और अरब मुस्लिम आलम और इजराइल के दरमियान रिश्ता कायम नहीं किया, तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का अचानक ये रुख अपनाना और अमेरिका मुखालिफ बयान देना ये साबित करता है
कि कहीं ना कहीं जॉर्डन और दूसरे अरब मुल्क गजा के अंदर अपनी फोर्स तैनात करने से बच रहे हैं। इसके पीछे की वाहिद वजह है इजरायली हमले जो कभी भी कहीं से भी हो जाते हैं। दूसरा गजा फिलिस्तीन में हमास कई बरसों से पहले से ही मजबूत इक्तदार में है, जिसे वहाँ की आवाम बेहद पसंद करती है। बाहरी देशों की फौज के गजा में आने से गजा में मजीद इख्तिलाफ पैदा होने के इम्कान हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुस्तफाबाद का नाम तब्दील करके कबीर धाम रख दिया है। इस फैसले पर अब सूबे में सियासी बहस छिड़ गई है। इसी दौरान समाजवादी पार्टी और मुसलमान रहनुमाओं ने बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम करने के ऐलान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पर शदीद हमला किया है। सपा ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत आवाम की बहबूद और हुकूमत के असल कामों पर ध्यान देने के बजाय तकसीम पसंद सियासत कर रही है। सपा के तर्जुमान फखरुल हसन चांद ने कहा, बीजेपी सिर्फ नाम बदलने की सियासत करती रहती है, मगर अब आवाम तय कर चुकी है कि पीडीए की हुकूमत आने वाली है, जो कानून नफाजी के मसले पर मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। ये हुकूमत ना तो किसानों को खाद मुहैया करा पा रही है और ना ही आवाम को अमनो अमान। औरतें खुद को गैर महफूज महसूस करती हैं। ये हुकूमत किसानों और नौजवानों पर जुल्म ढा रही है। हसन ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले कब्रिस्तानों की चारदीवारी के लिए फंड इस्तेमाल होता था। इस पर सपा लीडर ने कहा, समाजवादी पार्टी की हुकूमत के दौर में शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों की तरक्की की गई थी और दोनों पर बराबर पैसों का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन बीजेपी नफरत और तकसीम की सियासत करना चाहती है। मुरादाबाद के जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स मदरसा में तालिबा से वर्जिनिटी रिपोर्ट मांगने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। अब इंतजामिया ने मदरसे के खिलाफ विदेशी फंडिंग के इल्जामात की तहकीकात शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वाकई एक मदरसा इंटर कॉलेज में एक नाबालिग तालिबा से वर्जिनिटी जांच रिपोर्ट मांगने का मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। इसी मामले में कुछ दिनों पहले जामिया एहसानुल बनात गर्ल्स मदरसा कॉलेज के एक उस्ताद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिला इंतजामिया अब पूरी तफसील से तहकीकात में मसरूफ है और रोजाना नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। मुरादाबाद के इस मदरसे पर अब इंतजामिया का शिकंजा सख्त होता जा रहा है। ताज़ा मालूमात के मुताबिक मदरसे पर विदेशी फंडिंग के इल्जामात लगने के बाद जिला इंतजामिया ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। डीएम अनुज कुमार सिंह ने मामले की संगीनियत को देखते हुए 3 सीनियर अफसरों पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी कायम की है। ये कमेटी मदरसे और उससे ताल्लुक रखने वाले अफराद के बैंक खातों की बारीकी से जांच करेगी। ये टीम मदरसे और उसके रुकनों के बैंक स्टेटमेंट की तहकीकात करेगी ताकि मालूम किया जा सके कि फंडिंग का जरिया और इस्तेमाल कहां और कैसे हुआ। डीएम अनुज कुमार सिंह ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद कुछ जराये से विदेशी फंडिंग के मुतल्लिक शिकायतें मिली हैं। लखनऊ में मदरसा तालीमी निजाम में बड़ी तब्दीली की गई है। मदरसा एजुकेशन काउंसिल से कामिल और फाजिल डिग्री रखने वाले अब मदरसों में उस्ताद नहीं बन सकेंगे। अब टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड और टीईटी लाजमी कर दिया गया है। मदरसों की तालीमी निजाम में बेहतरी और सुधार के लिए हुकूमत की सतह से एक कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने अब टीचर्स की नई अहलियत तय कर दी है। मदरसा रेगुलेशंस 2016 में तब्दीली की गई ड्राफ्ट रिपोर्ट अब हुकूमत को भेजे जाने से पहले आखिरी मीटिंग में पेश की जाएगी। असल में सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड की कामिल और फाजिल डिग्रियों को यूजीसी से गैर मंजूर बताते हुए गैर दस्तूरी करार दिया था। इसके बाद मदरसा असातिज़ा की अहलियत, निसाब में इस्लाह, सजा के उसूल, तबादला और दूसरी चीजों के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर निदेशक की सदारत में कमेटी बनाई गई थी। जराये के मुताबिक कमेटी ने रिवाइज्ड रेगुलेशंस तैयार कर ली हैं। आखिरी बैठक जल्द होने का इम्कान है। असम के वजीर आला हिमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत 25 नवंबर को ऐसा बिल पेश करेगी जो बहु विवाह पर मुकम्मल पाबंदी लगाएगा। इस कानून के तहत अगर कोई शख्स 2 या 2 से ज्यादा औरतों से निकाह करता है तो मजहबी शनाख्त की परवाह किए बगैर उसे 7 साल की सजा हो सकती है। असम हुकूमत ने ख्वातीन के हुकूक की हिफाजत के लिए एक नया कानून पेश किया है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की हुकूमत ने पीर के दिन जारी नोटिफिकेशन में ऐलान किया कि 1 से ज्यादा निकाह अब गैर कानूनी होगा। नए कानून के मुताबिक अगर कोई मर्द 1 से ज्यादा शादी करेगा तो उसे 7 साल की सजाए कैद भुगतनी पड़ेगी।
ये बिल 25 नवंबर को असम विधानसभा के सर्दियों के इजलास में पेश किया जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस ऐलान का ऐलान उस वक्त किया जब वो मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना के दूसरे मरहले का आगाज कर रहे थे, जो असल में लड़कियों की तालीमी और समाजी एम्पावरमेंट के लिए है। शर्मा ने कहा, इस बार हमने असल में फैसला किया है कि जो शख्स एक से ज्यादा बार निकाह करेगा उसे अपने मजहब की परवाह किए बिना 7 साल जेल में रहना होगा। बीजेपी लीडर राघवेंद्र प्रताप सिंह के 10 मुस्लिम लड़कियां लाने के मुतनाज़ा बयान पर सियासत तेज हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया और इसे नफरत अंगेज तंग नजर बयान बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बसपा सरबराह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, मुस्लिम लड़की लाओ नौकरी पाओ के ताज़ा नफरत अंगेज बयान के साथ साथ यूपी और उत्तराखंड समेत और रियासतों में भी मजहब तब्दील, लव जिहाद और ना जाने क्या क्या नफरती नाम देकर और उसके खिलाफ कानून को अपने हाथ में लेकर फसादात, जातिवादी लोगों के जान माल और मजहब पर खतरा बन जाने का समाजी दुश्मन अनासिर का ये जहरीला खेल है। ऐसे मुजरिम समाजी दुश्मन अनासिर और जराइम पेशा आईनी हुकूमत के लिए खुला चैलेंज और खतरा है। इनकी हौसला अफजाई इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय हुकूमत को रियासत की करोड़ों आवाम के हक को ध्यान में रखते हुए कानून की हुक्मरानी के क़याम को यकीनी बनाए, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। यही आवाम और मुल्क के हक में है। दरअसल यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से बीजेपी के साबिक एमएलए राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 16 अक्टूबर को एक जनसभा में मुतनाज़ा बयान देते हुए हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने की बात की। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम लड़के 2 हिंदू लड़की को ले जाते हैं और मुस्लिम बनाते हैं तो तुम 10 मुस्लिम लड़कियां लेकर आओ। मुल्क भर के अलग अलग हिस्सों में शानदार त्योहार छठ पूजा के दौरान आज चढ़ते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। 4 रोजा छठ पूजा त्योहार के इख्तिताम पर वजीर आजम ने मुल्क की आवाम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को 4 रोजा छठ पूजा के अच्छे इख्तिताम पर मुल्क के लोगों को दिली मुबारकबाद पेश की। साथ ही वजीर आजम ने सभी अकीदतमंदों की भलाई और खुशहाली की दुआ की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा के लिए खास त्योहार के कामयाब इख्तिताम पर अपनी खुशी का इजहार किया। वजीर आजम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, आज सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य पेश करने के साथ छठ के शानदार त्योहार का इख्तिताम हो गया। इस 4 रोजा रस्म के दौरान हमने छठ पूजा की अपनी अजीम रिवायत की झलक देखी। दिल्ली में छठ का मुकद्दस और रोशन पर्व बड़े शान और शौकत के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई घाटों पर जाकर छठी मैया की पूजा आराधना की। राजधानी आज इबादत, भक्ति, तहजीब और पाकीज़गी का संगम नजर आई। राजधानी दिल्ली में इस बार छठ महापर्व का नजारा बेहद शानदार और रूहानी रहा। यमुना नदी, नहरों और शहर के सैकड़ों घाटों पर हजारों श्रद्धालु जमा हुए और अस्त होते सूरज को अर्घ्य देकर छठी मैया की इबादत की। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद इस ईमान और यकीन के त्योहार में हिस्सा लिया और दिल्ली के लोगों की खुशहाली, अमन और तरक्की की दुआ मांगी। भव्यता के साथ में हम छठी मैया की पूजा अर्चना कर पाए। मेरी दिल्ली के सभी लोग हमेशा सुख और समृद्धि में रहें और ईश्वर ने, छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया है, हम पे जनता का आशीर्वाद बना रहे। मुल्क भर में आज छठ का आखिरी दिन था। दिल्ली में भी मुख्तलिफ घाटों पर लोगों का हुजूम नजर आया, लेकिन इसके साथ ही सियासत भी हावी रही। आम आदमी पार्टी छठ के पहले ही दिन से दूषित यमुना पानी को लेकर दिल्ली हुकूमत पर हमलावर रही। आज आप लीडर सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का मुमकिना छठ पूजा प्रोग्राम इसीलिए कैंसिल हुआ क्योंकि दिल्ली सरकार की बनाई गई नकली यमुना की पोल खुल गई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रेखा सरकार के ड्रामे की सच्चाई सामने आ गई और इसीलिए पीएम मोदी को अपना फोटोशूट रद्द करना पड़ा। हालांकि बीजेपी या पीएमओ की जानिब से पीएम मोदी के दिल्ली में यमुना घाट पर छठ पूजा के किसी ऑफिशियल प्रोग्राम की कोई तस्दीक नहीं हुई थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो कल से ही ये दावा कर रही थी कि पीएम मोदी छठ पूजा में शामिल होंगे, लेकिन अब वही आप लीडर कह रहे हैं कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। आपके दिल्ली कन्वीनर सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
कि बिहार इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी छठ पूजा करने वाले थे। इसके लिए दिल्ली की बीजेपी हुकूमत ने वासुदेव घाट पर नकली यमुना जी तैयार की थी, जिसमें फिल्टर वाला पानी भरा गया था। लेकिन जब ये पोल खुल गई तो वजीर आजम को अपना फोटोशूट रद्द करना पड़ा। आरजेडी ने बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल 27 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। निकाले गए लोगों में 2 एमएलए, 4 साबिक एमएलए और 1 एमएलसी शामिल हैं। आरजेडी ने 27 लीडरों को पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और बिहार असेंबली इंतखाबात में तंजीम की विचारधारा की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। इनमें 2 मौजूदा एमएलए, 4 साबिक एमएलए और 1 एमएलसी शामिल है। आरजेडी के सूबी सदर मंगनी लाल मंडल के बयान के मुताबिक निकाले गए तमाम नेताओं को पार्टी की बुनियादी रुकनियत से भी मुअत्तल कर दिया गया है। बयान में कहा गया, आरजेडी ने इन लीडरों के खिलाफ उचित कार्रवाई उस वक्त की जब ये पाया गया कि वो आरजेडी या महागठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल थे। बिहार असेंबली इंतखाब से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मरकजी वजीर और लोक जनशक्ति पार्टी के सरबराह चिराग पासवान ने महागठबंधन और राजद पर सख्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जानता है कि वो इक्तिदार में नहीं आने वाला, इसलिए झूठे वादे कर रहे हैं और आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि अपोजिशन लीडर को खुद पता है कि इक्तिदार में आना नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे बड़े ऐलान कर रहे हैं। सवाल ये है कि इन स्कीमों के लिए पैसा कहां से आएगा। उन्होंने राजद के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि हर खानदान को सरकारी नौकरी देने का वादा करना नाकाबिल अमल है। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है। अगर 2-2.5 करोड़ खानदानों को कम से कम उजरत पर नौकरी देनी हो तो 7 से 9 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के दूसरे फेज का ऐलान किया। इसके तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में आज से एसआईआर अमल शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से एसआईआर के दूसरे फेज के ऐलान के बाद एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। लीडरों की तरफ से इस मुद्दे पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है कि इसके खिलाफ कोई शिकायत या अपील नहीं आई है। सभी पार्टियों ने मदद की और सब कुछ हुआ और यहाँ भी ऐसा ही होगा। कोई भी हकीकी वोटर का नाम नहीं हटा सकता है और जो कोई भी डुप्लीकेट वोटर को शामिल करने की कोशिश करेगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। अदाकार सतीश शाह के इंतकाल के बाद मीडिया में हर जगह उनकी किडनी की बीमारी का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन अब उनको बाप जैसा मानने वाले अदाकार राजेश कुमार ने हकीकत बताई है। सतीश शाह का किडनी ट्रांसप्लांट कामयाब हुआ था। उनकी मौत की असल वजह कार्डियक अरेस्ट थी। राजेश कुमार, जिन्होंने मशहूर टीवी सीरीज सारा भाई वर्सेस सारा भाई में सतीश शाह के बेटे का किरदार निभाया था, उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे उनके लिए बेहद मुश्किल और जज्बाती रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए राजेश बोले, मैं बयान नहीं कर सकता कि पिछले 24 से 25 घंटे मेरे कैसे गुजरे। ये मेरे लिए बहुत इमोशनल वक्त रहा है, मगर मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। हाँ, सतीश जी को किडनी की परेशानी थी, लेकिन उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। राजेश ने आगे बताया, वो घर पर थे, लंच कर रहे थे, तभी उनका इंतकाल हो गया। मैं ये साफ करना चाहता हूँ क्योंकि कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि उनकी मौत किडनी की बीमारी से हुई। ऐसा नहीं है। किडनी की हालत अब कंट्रोल में थी। ट्रांसप्लांट पूरी तरह कामयाब रहा था, लेकिन अचानक सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोंथा और अरब सागर के ऊपर बन रहे गहरे दबाव ने न सिर्फ जुनूबी भारत बल्कि उत्तर भारत का भी मौसम पूरी तरह बदल दिया है। आईएमडी के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक मुल्क का एक बड़ा हिस्सा बारिश की चपेट में रहेगा। चक्रवात की वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में भारी बारिश और तेज हवाओं की वार्निंग जारी की गई है। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में अचानक मौसम बदल गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर तक इसका असर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर का मौसम आज बेहद ठंडा रहने वाला है। दिन में ठंडी हवाएं चलेंगी। पीर को भी दिल्ली में धूप नहीं निकली। पश्तून, बलूच, सिंधी और कश्मीरी कम्युनिटी के लोगों ने अब पाकिस्तान से आजादी की जंग छेड़ दी है। अफगान यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से मुनक्किद एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान पश्तून, बलूच, सिंधी और कश्मीरी कम्युनिटीज पाकिस्तान से
आजादी की लड़ाई लड़ने का अज़्म कर रही हैं। एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान पश्तून, बलूच, सिंधी और कश्मीरी कम्युनिटीज के सियासी रहनुमा और इंसानी हुकूक के कारकुनान ने अपने अपने इलाके की आज़ादी और पाकिस्तान के कंट्रोल से आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने अज़्म को दोहराया। इस मीटिंग की जानकारी पीओके के कारकुनान अमजद अयूब मिर्जा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। इन सभी कम्युनिटीज के नुमाइंदे ने पाकिस्तानी सरकार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उसने तालीम, मीडिया और मजहबी मदरसों को नजरियाती ब्रेन वॉश के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। भारत का अमेरिका से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट अक्टूबर महीने में 2022 के बाद के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। इसे रूसी तेल पर इन्हिसार कम करने और डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के साथ तिजारती तनाव घटाने की सिमत में उठाए गए अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। एनर्जी एडवाइजर कंपनी केपलर के डेटा की माने तो 27 अक्टूबर तक भारत ने अमेरिका से रोजाना 5.40 लाख बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट किया, जो 2022 के बाद का सबसे ज्यादा है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।